हेलो स्टूडेंट्स, मैं हिमानी तिवारी कॉप्स इंस्टीट्यूट में आपका वेलकम करती हूँ। जैसा कि आप लोगों का कल इंग्लिश का एग्ज़ाम है, ठीक है, आपका आरबीएससी इंग्लिश का एग्ज़ाम आपका स्टार्ट है। तो मैं यहाँ पर आपके लिए कि आपको पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है एंड कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको बताऊँगी जो आपको करनी है, तो ताकि आप लोग अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकें। अगर अब मैं आरबीएससी इंग्लिश की अगर मैं बात करूं आपके उसमें 3 सेक्शन में आपका पूरा आरबीएससी का सिलेबस डिवाइडेड है। अगर हम फर्स्ट सेक्शन की बात करें तो फर्स्ट आपका सेक्शन जो है वो है रीडिंग सेक्शन। जो आपका रीडिंग सेक्शन है इसमें आपका एक है आपका अनसीन पैसेज एंड दूसरा आपका जो नोट मेकिंग होता है एब्स्ट्रैक्ट। जो ये पूरा रीडिंग सेक्शन है ये आपका 15 मार्क्स का है, ठीक है। यहाँ पे आप 15 मार्क्स में से कम आप 12 या 13 गेन कर सकते हैं, ठीक है। इसमें जो रीडिंग सेक्शन में पहला आपका अनसीन पैसेज 9 मार्क्स का है एंड नोट मेकिंग एंड एब्स्ट्रैक्ट आपका 6 मार्क्स का, 4 मार्क्स का नोट मेकिंग एंड 6 मार्क्स का आपका एब्स्ट्रैक्ट है। फिर आपके अगर हमने दूसरे सेक्शन की बात करूँ तो दूसरा आपका आता है राइटिंग सेक्शन, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, ठीक है। राइटिंग सेक्शन की मैं बात करूं तो पहला जो राइटिंग सेक्शन में आपका आएगा फर्स्ट इज नोटिस। या तो नोटिस आ जाएगा या फिर आपके पास एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा या फिर आपके पास कोई इनविटेशन आ जाएगा, ठीक है, या फिर आपका पोस्टर मेकिंग आ जाएगा, ठीक है, या फिर आपके पास आर्ग्यूमेंट आ जाएगा। और ये जो नोटिस मेकिंग है ये आपका 4 मार्क्स का है, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट आपका इसका सेकंड में अगर हम बात करें, पहला तो आपके पास इनमें से कोई भी आ सकता है, दूसरा आपके पास रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट राइटिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि रिपोर्ट राइटिंग डायरेक्ट आपकी 7 मार्क्स की होगी। फिर अगर हम बात करते हैं थर्ड वन तो एक आपका आएगा लेटर, फॉर्मल या इनफॉर्मल में से कोई भी आ सकता है, ठीक है। मेनली इनफॉर्मल लेटर्स है, जैसे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को आपने लिखना है तो जस्ट लाइक ये भी आपका 7 मार्क्स का है। फिर आपका फोर्थ वन दैट इज आपकी जो आ सकती है वो या तो स्पीच, ठीक है। इसमें स्पीच और आर्टिकल में आपके पास क्या होगा, चॉइस होगा, ठीक है। स्पीच आ गया आपके पास, स्पीच और आर्टिकल में आपके पास क्या होगी, चॉइस होगी, और ये भी आपके पास कितनी मार्क्स की आएगी, 7 मार्क्स की। तो टोटल आपका जो राइटिंग सेक्शन है वो आपका है 25 मार्क्स का, ठीक है, जो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मार्क्स की बन जाती है, ठीक है। यहाँ पर 25 में से आप 20 से 21 इजीली गेन कर सकते हो अगर आपने। और एक और चीज़ आपको याद रखनी है, राइटिंग सेक्शन में जो वर्ड्स लिमिट होती है उससे ज़्यादा आपको नहीं जाना, बिकॉज राइटिंग सेक्शन देखा ही जाता आप कितनी वर्ड्स लिमिट में अपने ये सारी चीज़ें को कंप्लीट करते हो। नेक्स्ट अगर हम थर्ड पार्ट पे आते हैं, जो आपका टेक्स्ट बुक, जो आपकी जो टेक्स्ट बुक लगी है, एक है आपका रेनबो, ठीक है, रेनबो जो आपकी बुक लगी है, ठीक है, रेनबो में से आपका 25 मार्क्स का आता है। दूसरा आपकी बुक लगी है पैरानोमा, यही शायद 2 बुक्स हैं आपकी, ठीक है, और इसमें से आपका आता है 15 मार्क्स का। तो टोटल कितने हो गए, 30 मार्क्स का ये हो गया, 30 मार्क्स का रीडिंग एंड राइटिंग सेक्शन हो गया, जो आपका कितना 30, ठीक है। एंड आपका ये हो गया आपका दैट 25 एंड 25, ठीक है। सो ये आपका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, सॉरी ये 25 + 18 ये आपका हो जाता है, यस, ठीक है, 30 मार्क्स का। तो ये आपका जो रेनबो एंड पैरानोमा जो आपकी जो बुक है इसमें से मेनली आपका 25 मार्क्स एंड आपका क्या आता है दैट 15 मार्क्स का आपका पैरानोमा में। अब आते हैं, मैं आपको एक सैम्पल देती हूँ क्वेश्चन पेपर का, जो मैंने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आपका उठाया है, ठीक है। यही आपका पेपर है, मैक्सिमम 80 मार्क्स का होगा आपका, इसमें आपको कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन होगी। फिर हम आते हैं नेक्स्ट में आपका, ये देखिए रीडिंग सेक्शन मैंने आपको बोला था 9 मार्क्स का आएगा, तो यहाँ पे 9 क्वेश्चन होंगे। ये जो रीडिंग सेक्शन में सबसे पहला जो पैराग्राफ है ये अनसीन पैसेज है। अनसीन पैसेज मतलब जो आपने कभी नहीं देखा होगा, ठीक है, वो आप अनसीन आना है, आपके बुक से होगा या पैसेज कहीं से नहीं, तो दैट इज अनसीन पैसेज। ये आपका 9 मार्क्स का है, ठीक है। 9 मार्क्स में से कभी कभार क्वेश्चन, अब मैं आपको बताती हूँ अनसीन पैसेज में से कैसे आपको अटेम्प्ट करने हैं। आपको फाइंड आउट, जो आपको ये क्वेश्चंस दे रखे होते हैं यहाँ फाइंड आउट आपको इनमें से करने होते हैं,
कभी अनसीन पैसेज कभी कभार बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है, तो आपको क्या करेंगे, कोशिश करेंगे ये जो क्वेश्चंस दे रखे हैं ना, इनको आप फॉर्म ही चेंज कर दें, ठीक है। कभी आपको ऊपर नॉट दे रखा होगा तो उसका फॉर्म चेंज करके, तो आपको फाइंड आउट करना है। ज़रूरी नहीं है सारा का सारा अनसीन पैसेज में से आप कॉपी करो, तो अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो, लेकिन वो करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। अनसीन पैसेज का मतलब ये होता है। तो आपको जैसे यहाँ पे 9 क्वेश्चंस आपको गिवन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। आपको दैट ये फाइंड आउट मतलब निकालना है जिसका मीनिंग जो है फ्रीडम है, जिसका मीनिंग है ईजी, जो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक है। द पीस ऑफ पोएट्री, ठीक है, इसका आपने क्या निकालना है, वर्ड का मीनिंग निकालना है पैराग्राफ्स में से। तो दीज आर अनसीन पैसेज, बहुत ईजी होते हैं, यहाँ से हम क्वेश्चंस को ईजिली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं सेकंड, जो हमारा क्या होता है, मैंने आपको बताया था नोट मेकिंग एंड एब्स्ट्रैक्ट होता है ये। इसमें आपको नोट बनाना पड़ता है, समरी लिखनी पड़ती है, टॉपिक का नाम लिखना पड़ता है। तो यही है आपका, जो मैंने आपको बोला था नोट मेकिंग, जो 4 मार्क्स की है। ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द अबव पैसेज मेक नोट्स ऑन इट्स यूजिंग हेडिंग्स एंड सब हेडिंग। नोट्स जो होता है ना, नोट्स ज़्यादा आप लंबा मतलब आपका बिल्कुल कंसाइज प्लस एक मतलब पूरा करेक्ट वे होना चाहिए, ये नहीं कि अपने मतलब आपने इस टॉपिक से उस नोट को अलग कर दो। तो इसका नोट आपको बनाना है विथ हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स, जो इसकी हेडिंग्स हैं उसके साथ साथ आपको ये बनाना है, ठीक है। नोट्स बनाने मतलब आप नोट्स किस चीज़ का होते हैं कि आपके पास बड़ा सा, आपके पास अगर बहुत बड़ा चैप्टर है तो उसको हम क्या करते हैं, शॉर्ट में करते हैं। सेम एज इट इज समरी है, समरी निकालनी है और सुटेबल टाइटल लिखना है इसका। समरी को आप पॉइंट्स में लिख दीजिए, ये समरी है। समरी जो होती है ना, बहुत ही नोट से भी कंसाइज फॉर्म में होती है। नोट्स जो आपने बनाए हैं उसमें से पॉइंट्स निकाल के आप समरी लिख सकते हो, तो आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा। दूसरा, टाइटल, आपको इसका सूटेबल टाइटल जो आपको लगता है, और टाइटल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। टाइटल स्ट्रांग होगा मतलब टाइटल बहुत अच्छा होना चाहिए। टाइटल स्ट्रांग होगा ना तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है एग्जामिनर पे, ठीक है। सो ये आपका कितना हो गया, 6 मार्क्स का, 9 मार्क्स का आपका अनसीन पैसेज, एंड ये आपका देखो ये आ गया, ये आपका हो गया 6 मार्क्स, ठीक है। तो टोटल आपका कितना मार्क्स हो गया, 15 मार्क्स। सेक्शन बी मैंने आपको पहले बोला था, दैट इज राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन में पहला आपके पास जो आता है वो है आपका पोस्टर मेकिंग, ठीक है। और आपके पास या फिर आपके पास आपको जो एडवर्टाइजमेंट है वो आपको दे रखा है। अब मैं आपको जो बताने जा रही हूँ वो आप ध्यान से सुनना। पोस्टर तो आपको पता होगा, पोस्टर कैसा होता है, जो पूरी मतलब आप एक सिंपल सा ऐसे बनाओगे, जैसे यहाँ पे है मिस यूज ऑफ वाटर, तो आपको पोस्टर बनाना है। डो मतलब एक अगर इफ़ यू वेस्ट वाटर, ठीक है, ये अवेलेबल नहीं होगा, तो कुछ इस टाइप का आप कुछ है लाइन्स लिख के, यहाँ पे लाइन्स लिख के आप यहाँ कुछ बना सकते हो कि जो अर्थ है वो वाटर से सूख गई है, या जो पानी है वो बूंद बूंद गिर रहा है। तो जस्ट लाइक दैट इज़ एन पोस्टर। फिर अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे हम एडवर्टीजमेंट की, अगर हम बात करते हैं तो एडवर्टीजमेंट में आपकी एडवर्टीजमेंट 2 टाइप की होती है। पहली होती है क्लासिफाइड, दूसरी होती है आपकी कमर्शियल, ठीक है। दोनों टाइप की एडवर्टाइजमेंट होती है, क्लासिफाइड एंड कमर्शियल। यहाँ पे आपको जो गिवन है वो आपको क्लासिफाइड के लिए गिवन है। तो एडवर्टाइजमेंट में जब आप देते हैं तो हेडिंग ज़रूर लिखना है। हेडिंग्स आपको याद रखना है, किस हेडिंग से आप एडवर्टाइजमेंट के आप मतलब बात कर रहे हैं। जैसे आपके यहाँ पे यू हैव बीन ट्रांसफर फ्रॉम जयपुर टू मुंबई, यू हैव टू सेल योर हाउस इन मुंबई अलॉन्ग विथ फर्नीचर, प्रिपेयर एन एडवर्टाइजमेंट इट फॉर क्लासिफाइड कॉलम। क्लासिफाइड, आप क्लासिफाइड क्या होता है, क्लासिफाइड में हम अपने एडवर्टाइजमेंट देते हैं। अगर कोई वैकेंसी होती है, कि अगर किसी टीचिंग पोस्ट की वैकेंसी होती है, या फिर किसी के बारे में अगर इंफॉर्मेशन मतलब आपने घर बेचना है उसके बारे में, तो वो चीज़ क्लासिफाइड में गिवन होती है। तो क्लासिफाइड में रूम फॉर रेंट, जैसे अगर रेंट में देना है तो आप हेडिंग डाल सकते हो रूम फॉर रेंट, या अवेलेबल ऑफ रूम। तो ये चीज़ आप ये अवेलेबिलिटी ऑफ रूम, ये सब आप हेडिंग्स डाल सकते हो। एंड उसके बाद आप स्टार्ट कर सकते हो। एडवर्टाइजमेंट में कैसे करोगे कि दिस इतने गज का जो प्लॉट, मतलब जस्ट लाइक स्टार्ट उससे करोगे। फिर कि इतने रूम्स हैं एंड अवेलेबल इन मुंबई या दिल्ली, जो भी है आपका, वो सब करके, या फिर राजस्थान, जो भी आपका प्लेस है वहाँ से आप एडवर्टीजमेंट को लिखोगे, जैसे एडवर्टीजमेंट लिखा जाता है, ठीक है। दूसरा, इसमें मैंने आपको पहले कहा था। नेक्स्ट अगर हम आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में जो आपको लिखना है वो रिपोर्ट है। सबसे पहली चीज़
आप जो आपको वर्ड लिमिट गिवन है उससे ज़्यादा वर्ड लिमिट में आप लोग नहीं जाओगे। 100 बोला है, 101 हो जाए दैट इज़ ओके, बट 100 से बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बोर्ड में आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है। हम गिनते हैं कि कितने वर्ड्स है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके एक लाइन में 10 वर्ड्स आ रहे हैं, ठीक है, हम इसको और हिज एन को हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे अगर आपके प्रॉपर 10 वर्ड्स आ रहे हैं और आपने 10 लाइंस में लिखा, तभी वो 100 वर्ड्स होंगे, ठीक है। तो आपको काउंट करके चलना है, क्योंकि इंग्लिश में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा नोटिस की जाती है, क्योंकि हर टीचर के पास टाइम नहीं है, क्योंकि उसके पास बहुत सारे बंडल्स आएंगे, बहुत सारे पेपर्स आते हैं, बल्क में आता है। तो बल्क में आएगा तो वो आपके ये नहीं देखेगा आपने कितने वर्ड्स लिखे, वो जस्ट वो काउंट करेगा आपकी जैसे एक लाइन में 10 वर्ड्स है और वो लाइन काउंट करेगा। अगर उसको लगेगा कि बहुत ज़्यादा वर्ड्स है, वो आपके मार्क्स कट करेगा। तो आपको वर्ड्स का स्पेशली रिपोर्ट में हो या फिर आपका किसी में मतलब रिपोर्ट हो, आपका पैराग्राफ लिखोगे, तो इसमें आपको बहुत ध्यान देना है, ठीक है। और एक और चीज़ आपको मैं बता दूं, रिपोर्ट में कहीं से किसी में आपको कुछ पॉइंट्स गिवन होते हैं, तो इन पॉइंट्स को आपने यूज करना है। अगर मैं बात करूं रिपोर्ट की, तो रिपोर्ट में आपने सबसे पहले हेडिंग लिखनी है, हेडिंग से आप स्टार्ट करोगे, ठीक है। दूसरा इसके बाद आता है बाय लाइन। बाय लाइन का मतलब होता है दैट कि मतलब नेम ऑफ द पर्सन अलोंग विद द डेजिग्नेशन, ठीक है, कि अगर आप किस के बारे में लिख रहे हो, किसको लिख रहे हो अगर रिपोर्ट, तो आप उसका डेजिग्नेशन भी लिखो, बाय लाइन इसको बोलते हैं हम। थर्ड वन जो हमारा आता है, थर्ड वन हमारा आता है प्लेस एंड डेट ऑफ रिपोर्टिंग। प्लेस, कौन सी प्लेस में, एंड डेट, प्लेस एंड डेट को आप लिखोगे, रिपोर्ट डेटिंग क्या है वो आप जरूर लिखोगे, ये चीज आपको रिपोर्ट में ध्यान रखनी है। दूसरा आता है अकाउंट ऑफ द इवेंट इन डिटेल, ठीक है, अकाउंट ऑफ द इवेंट। अकाउंट ऑफ द इवेंट का मतलब है कैसे हुआ, मतलब कैसे पूरा कैसे इवेंट हुआ, क्या चला कैसे, वो सब आप उसकी एक्सप्लेनेशन दोगे। साथ ही साथ आप विटनेस रिमार्क्स, अगर कोई विटनेस है कि हाँ आप मतलब विटनेस रिमार्क्स, जैसे आपने ये देखा, ठीक है, इसको देखने वाले इतने लोग थे, तो ये चीज़ आप रिपोर्ट में ज़रूर लिखोगे। देखो, हैवी फ्लड्स टेक 7 लाइव्स इन योर नेबरहुड विलेज, राइट अ रिपोर्ट ऑन दिस। रिपोर्ट हमेशा पास्ट टेंस में होगी। आप कभी भी रिपोर्ट किस चीज़ का लिख रही है, जो चीज़ हो चुकी है, तो हमेशा याद रखना रिपोर्ट पास्ट टेंस यूज करना है। आप कोई भी प्रेजेंट फॉर्म नहीं लाओगे, इज का यूज नहीं करोगे, आर का यूज नहीं करोगे, ठीक है, हैज यूज नहीं होगा, ठीक है, एस मतलब कभी कभार हम यूज करते हैं, बट आप हमेशा पास्ट टेंस यूज करोगे रिपोर्ट के लिए, ठीक है, ये ध्यान आपको रखना है। और जब आप रिपोर्ट लिखोगे तो कंक्लूडिंग पैराग्राफ होता है जब लास्ट हम क्या करते हैं, एंड करते हैं, तो आपको ये बात जरूर लिखनी है रिपोर्ट में, अगर कोई सॉलिड रिपोर्ट है तो उसमें क्या एक्शन लिया गया, आपने क्या किया, क्या एक्शन आपने, मतलब आप जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे वन महोत्सव पे है, तो आपका एक्शन क्या आता है, दैट वी प्लांट, कि हमने 10 प्लांट्स लगाए, वी प्लांट 10 स्मॉल प्लांट्स अपने गार्डन में, जो भी है, तो आपका क्या एक्शन प्लान रहा वो आपको रिपोर्ट में लिखना पड़ेगा। और रिपोर्ट अगर 100 वर्ड्स में है तो 100 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इंग्लिश में आपको ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर हम आते हैं, नेक्स्ट आपका इसमें रिपोर्ट, आप कोई भी एक चीज़ कर सकते हो, अगर कोई प्रिपेयर करना, रिपोर्ट हो गया, दोनों आपको रिपोर्ट गिवन है, और जहाँ पर आपको ये पॉइंट्स गिवन है, तो जब आप मतलब मेन पॉइंट्स लिखोगे, हाँ, दैट इवेंट को जब आप डिटेल में लिखोगे, ठीक है, जब इसकी डिटेलिंग लिखोगे तो ये सारे पॉइंट्स आपके कवर होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि 7 मार्क्स बहुत मैटर करते हैं, तो हर एक चीज़ का आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है। दूसरा अगर हम आते हैं 14 पर, 14 आपका यही है, दैट यू आर रश्मि एंड राजकुमार लिव्स इन अजमेर, राइट अ लेटर टू म्यूनिसिपल कॉर्प। मैंने आपको पहले बोला था इनफॉर्मल लेटर आएगा, फॉर्मल लेटर बहुत कम आपके उसमें दैट हो सकता है, तो मेनली आपके बुक में जो आरबीएससी के सिलेबस में इनफॉर्मल लेटर्स है, दैट यू आर रश्मि एंड राजकुमार लिविंग इन अजमेर। आपको म्यूनिसिपल कॉर्प कमिश्नर को कंप्लेन लिखना है इन सैनिटरी कंडीशन ऑफ ए लोकेलिटी। बहुत बार आ चुका है ये वाला क्वेश्चन, मेरे हिसाब से इस बार ये नहीं आएगा, कुछ और मतलब इनफॉर्मल लेटर्स रिगार्डिंग योर
एनी डेट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम है, वाटर प्रॉब्लम है, ठीक है, इन सैनिटरी इन अनहाइजीनिक कंडीशन। सो आपको ये लेटर में अगर आप बात करते हो तो सबसे पहले आता है हमारा सेंडर एड्रेस। एंड हमेशा आप सारी चीज़ें राइट साइड से यूज़ यहाँ से आप लिखोगे। और एक और चीज़ आप बहुत अच्छे से ध्यान रखोगे, अगर आप यहाँ पर लिख रहे हो तो बिल्कुल ये सीधी सीधी लाइन में जाएगा। यहाँ ये नहीं कि आप यहाँ टेढ़ी लाइन से स्टार्ट कर दो, ये चीज़ गलत होगी, ठीक है। अगर एक आप और ऊपर से राइट हैंड साइड से स्टार्ट करोगे, पहले आपका आएगा सेंडर एड्रेस, फिर एड्रेस और मतलब जो भी एड्रेस मतलब एड्रेस ऑफ द एड्रेसर जिसको आपने जो भेजना है, डेट, ठीक है। फिर आगे सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन मतलब डियर सर मैडम, ठीक है। सब्जेक्ट आना चाहिए, ये सारा आपका इसी लाइन में चलेगा, स्ट्रेट लाइन में आना चाहिए, ठीक है। फिर आपका जो भी कंटेंट होगा, कंटेंट में आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए, उसका कॉन्क्लूड बॉडी इंट्रोडक्शन, यहाँ बॉडी, यहाँ पे आपका क्या होगा कंक्लूजन, इंट्रोडक्शन कहाँ से स्टार्ट किया है, ठीक है, और उसके बारे में थोड़ी डिटेलिंग एंड देन उसकी एंडिंग। फिर लास्ट में आपका सिग्नेटरी आएगा, सिग्नेटरी मतलब जैसे योर्स फेथफुली, ठीक है। सो आपको याद रखना, पहला क्या आएगा सेंडर एड्रेस, दूसरा आपका क्या आएगा एड्रेसर ऑफ द एड्रेसर, ठीक है। तीसरा आपका आ जाएगा दैट कि सैल्यूटेशन क्या है, जैसे डियर, डियर सर एंड मैडम, ठीक है, ऑब्लिक करके सर एंड मैडम, ठीक है। फिर आपका आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर आपका आ जाएगा कंटेंट, कंटेंट के बाद में आएगा आपका सिग्नेटरी, योर्स फेथफुली या योर्स सिंसियरली, मेनली हम फेथफुली लिखते हैं, ठीक है, योर्स सिंसियरली या फेथफुली, ठीक है, ओबीडेंटली नहीं, ठीक है। सिर्फ याद रखिए आपको योर्स फेथफुली ही लिखना है, या फिर योर्स सिंसियरली भी हम यूज़ नहीं करते, योर्स फेथफुली जो सब में यूज़ हो जाता है। तो योर्स फेथफुली XYZ ABC, आपको जो नेम्स गिवन है यहाँ पे, अगर रश्मि है, इफ़ यू आर गर्ल यू यूज़ रश्मि और राजकुमार, ठीक है, अगर बॉय है तो सेम एज इट इज़ हमारा अमिता एंड अमित लिविंग इन दुर्गापुर, आपको लेटर लिखना है इंदौर टू सप्लाई बुक्स फॉर आपकी स्कूल लाइब्रेरी के लिए, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो एन इनफॉर्मल लेटर जो आपको लिखना है, ठीक है। फिर आते हैं इसी के नेक्स्ट उसमें, दैट मीन्स स्पीच है, ठीक है। स्पीच में आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, स्पीच में हमेशा सबसे पहला हेडिंग, ठीक है। स्पीच अगर हम लिख रहे हैं तो सबसे पहली हेडिंग, पहली चीज़ जो आपको याद रखने वाली है, ठीक है। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें ओपनिंग लाइन, ठीक है, ओपनिंग लाइन मतलब कहाँ से आप उसको क्या है मतलब किस बारे में है। फिर मेन पार्ट लिखोगे जिसको हम बोलते हैं बॉडी, जो आपका क्या आता है मेन पार्ट, ठीक है, मेन पार्ट। फिर उसके बाद आप इन शॉर्ट में इंट्रोडक्शन दोगे, स्पीच में आप किसी चीज़ की स्पीच देते हो तो उसको कि कहाँ से स्टार्ट हुई, शॉर्ट में इंट्रोडक्शन दोगे। इंट्रोडक्शन के बाद शॉर्ट में उसके बाद आप बताओगे कि करंट सिचुएशन क्या है, करंट सिचुएशन क्या है। फिर उसके बाद अगर आप बताओगे तो उसके करंट सिचुएशन को जब आप एक्सप्लेन कर दोगे उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या है, ठीक है। इसके बाद आप अपने वर्ड मतलब अपने वर्ड को डिस्क्राइब करोगे, ठीक है। उसके बाद आप मतलब और हमेशा आप हमेशा मतलब डेविएट नहीं करोगे टॉपिक से, नो डेविएशन फ्रॉम द टॉपिक। टॉपिक और ये नहीं कि मतलब आपको जैसे यहाँ पे आपको स्पीच दे रही क्लीन इंडिया मिशन पर, तो आप कुछ और ही टॉपिक स्टार्ट कर दिया है, पॉल्यूशन स्टार्ट हो गया उस पर, नो, ठीक है। आपका टॉपिक जो दे रखा है अपने टॉपिक से आप हटोगे नहीं, ठीक है। आप कंक्लूडिंग पैराग्राफ मतलब इसका एंड करोगे, जो एंड भी होना चाहिए ना, एंड भी होना चाहिए जहाँ से आपने स्टार्ट किया है वहाँ से कंक्लूजन जो निकलना चाहिए वो निकलना चाहिए। तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा से ध्यान रखनी है। जैसे आपका अगर मतलब क्लीन इंडिया मिशन है, स्टार्टिंग हमने किया कि हमें अपने इसको साफ रखना चाहिए ये जो, तो आपको जो एंडिंग होनी चाहिए वो क्लीन इंडिया मिशन पर ही होनी चाहिए, ये नहीं आपका टॉपिक का एंड कहीं और जा रहा है। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। क्यों रखना है? बिकॉज क्या होता है जब कोई एग्जामिनर चेक करता है तो सबसे पहले वो ये नोटिस करता है दैट आपने स्टार्टिंग किया है। कभी कभार वो मेन कंटेंट ना होते हुए मेन पॉइंट्स को देख लेते हैं एंड लास्ट में वो ये देखते हैं कि आपकी जो मतलब जो आपने कंक्लूजन निकाला, एंडिंग जो हुई है वो कहीं तो कहीं आप उससे डिस्ट्रैक्ट तो नहीं कर गए। तो ये चीज़ स्पीच में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको पता ही है दैट इज़ योर आर्टिकल। आर्टिकल आपको लिखना है एंड आर्टिकल की बात करूँ तो सबसे पहले वही आर्टिकल का पहले टाइटल जो सबको मतलब लिखना होता है हमें, दूसरा राइटर्स का नेम,
ठीक है, जो मतलब मेन मोटिव होता है। फिर आता है बॉडी, मतलब बॉडी जो मेन पार्ट है आपका, किस बारे में आप लिख रहे हो, जैसे पॉल्यूशन है तो पॉल्यूशन में, तो बॉडी में जब हम बात करते हैं, ठीक है, जहाँ पे हम बॉडी की मेन पार्ट की बात करें, जब हम लिखने पे आएंगे उसके बारे में, तो सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन होना चाहिए, ठीक है। इंट्रोडक्शन के बाद मतलब इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ, जो भी आपका इंट्रोडक्शन हो, जैसे पॉल्यूशन है, ठीक है, पॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है, कैसे होता है, तो उसके बाद उसका डिस्क्रिप्शन, जो मैंने बोला ना कैसे होता है, तो वो इसका क्या आ गया, डिस्क्रिप्शन आ गया, ठीक है। फिर आप कुछ अगर कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन है तो आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हो, तो यहाँ पे एडिशनल इन्फो हो गई, ठीक है। फिर लास्ट में जब आप जहाँ पर भी, सिंपल सी बात है, जब आप आर्टिकल लिखते हो तो आपको कंक्लूजन भी लिखना होता है आर्टिकल में, तो ये चीज़ आपको क्या करनी है, ध्यान में रखनी है, ठीक है। सो ये था आपका दैट आर्टिकल। फिर हम आते हैं दैट आपके टेक्सचुअल क्वेश्चंस में, सेक्शन सी मैंने आपको पहले बताया था, जो आपका रेनबो वाला पार्ट है, ठीक है, रेनबो की वहीं से आपका क्या आएगा, ये दैट जो आप जितनी भी पोएम्स है ना, एक्सट्रैक्ट क्या होता है, जो आपकी पोएम्स हैं, पोएम्स में से आपके वो पोएम में से कुछ मतलब पैराग्राफ्स निकाल लिया जाता है, कुछ लाइंस निकाल के आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि क्वालिटी क्या है, उसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो पोएम्स में आपको क्या करना है, अच्छे से पोएम को रीड करना है, उसको उसके क्वेश्चंस को करना है, और उसी में से कोई ना कोई एक एक्सट्रैक्ट आप में से निकाल लेंगे, ठीक है। सेम एज इट इज फिर शॉर्ट आंसर है आपके पोएम वाले, ठीक है, जैसे आपकी ये पोएम है दैट व्हाट डज द लाइन लिटिल वन ओ लिटिल वन सजेस्ट यू, ठीक है, ये दो क्वेश्चंस जो है दैट ये आपके क्या है, पोएम से ही देखो, यहाँ से भी आपके पोएम दे रही है, उसके रिलेटेड आपके क्वेश्चंस जो आपके एक्सट्रैक्ट के फोर मार्क्स के क्वेश्चंस है। फिर आपके आते हैं आंसर द फॉलोइंग थ्री, आपको यहाँ पे 3 क्वेश्चंस है 2 मार्क्स के, ठीक है, ले आपके दैट 30 to 40 वर्ड्स, मैंने आपको पहले कहा था यहाँ से आपको आगे मतलब ज़्यादा नहीं करना, कोई भी 3 आंसर एनी 3, मतलब 4 आपको ऑप्शन दे दिए, इनमें से कोई भी 3 करना है, जो वर्ड लिमिट दे रखी है उससे ज़्यादा आप लोग नहीं लिखोगे, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिर आपका आता है आंसर द क्वेश्चन 30 to 40 वर्ड्स में, आपको जो यहाँ आपका ये शायद पेनोरमा के आपके नहीं, यहाँ सॉरी, ये आपके लॉन्ग आंसर टाइप हो जाएंगे 30 to 42 मार्क्स के, ये आपको गिवन है। फिर आते हैं हम 125 वर्ड्स में, जो आपके लॉन्ग क्वेश्चंस आ जाते हैं 7 मार्क्स में। पहला एक क्वेश्चन आपका रेनबो में से है 7 मार्क्स का, और एक क्वेश्चन ये आपका रेनबो चैप्टर में से है, मतलब रेनबो बुक में से आएगा एक 7 मार्क्स का, और एक आपके पेनोरमा से 7 मार्क्स से कैरेक्टर स्केच आ जाएगा, या हाँ मेनली आपके एक का आपके पास कैरेक्टर स्केच आएगा। यहाँ पे देखिए आपके पास एक यहाँ पे कैरेक्टर स्केच, तो अगर आपने कैरेक्टर स्केच अगर किसी का अच्छे से प्रिपेयर किया होगा ना, तो और क्वेश्चंस की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जितना आपका जो मेन चैप्टर्स होते हैं ना, रेनबो एंड पेनोरमा में कैरेक्टर स्केच, अगर किसी पर्सन के बारे में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन वो होगी, तो आप उनका कैरेक्टर की, वो इंसान कैसा था, उसका पसंद मतलब क्या आपको उनमें अच्छा लगता था क्या, उस बारे में आप उसको क्या कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो, तो वो ज़्यादा इजी रहता है मेरे हिसाब से कैरेक्टर स्केच एज कंपेयर टू अदर्स में अगर बात करूँ, ठीक है। यहाँ पे आपके 4 मार्क्स के जो है 4 मार्क्स के पेनोरमा में से है, और 4 मार्क्स के आपके जो ये क्वेश्चंस आए हैं दैट आपके रेनबो में से है। तो ये है आपका इंग्लिश का। आई डोंट थिंक सो आपका इंग्लिश का पेपर बहुत ईजी होता है, बस इस पैटर्न को फॉलो कीजिए। अगर आप अपने रीडिंग राइटिंग सेक्शन पे अगर आपने फॉलो कर लिया, तो रीडिंग राइटिंग सेक्शन मार्क्स स्कोरिंग होता है, वहाँ पे अगर आपके पास मतलब 40 मार्क्स का है, फॉर एग्जाम्पल रीडिंग एंड राइटिंग सेक्शन आपका 40 मार्क्स का, 40 मार्क्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, तो जो 40 मार्क्स का है ना, जो आप इजीली उसको कर सकते हो, बाकी का 40 मार्क्स आपका जो वो है दैट, क्योंकि ये 40 मार्क्स गेन करना बहुत अच्छा है रीडिंग एंड राइटिंग सेक्शन में से, ठीक है। सो मेरी तरफ से ये था आपके लिए इंग्लिश का, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, अच्छे से आप कीजिएगा।